हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से कर रहे हैं। फरीदाबाद से टिकट कटने पर ललित नागर का बयान सामने आया है और समय पर पता चलेगा किसकी साजिश पर यह टिकट बदली गई है। दरअसल कल टिकट बंटवारे को लेकर जो ऐलान किया गया और फरीदाबाद सीट पर जो फेरबदल किया गया, उसको लेकर अब ललित नागर की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब समर्थकों में नाराजगी है, आक्रोश है, रोष है और मैं बचपन से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं, ये ललित नागर ने कहा है। और साथ ही फरीदाबाद से टिकट कटने पर ललित नागर ने अपना बयान दिया और जब उनसे पूछा गया कि टिकट कटने के पीछे वजह क्या है, साजिश क्या है, उन्होंने कहा कि समय पर पता चलेगा किसकी साजिश पर यह टिकट बदली गई है। कांग्रेस के निर्णय से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, यानी कि ललित नागर का जो टिकट काटा गया उससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। टिकट कटने पर ललित नागर के समर्थकों में भी नाराजगी है, ये खुद उन्होंने माना। मैं बचपन से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं, यह ललित नागर ने कहा। और दरअसल फरीदाबाद से जब टिकट का ऐलान किया गया, कल जब एक बार फिर से बाकी बची कांग्रेस की सीटों पर जब ऐलान किया गया अपने प्रत्याशियों का, तो उसमें फरीदाबाद सीट ऐसी थी जिस पर फेरबदल किया गया। पार्टी की हाईकमान का आदेश है, 13 तारीख को मुझे टिकट दे दिया था और आज 22 तारीख है, 10 दिन के बाद टिकट काट दिया। जबकि हमने तो अपना 9 की 9 विधानसभाओं में दफ्तर खोल दिए, मेहनत कर रहे थे। हजारों कार्यकर्ता हमारे सब जगह घूम गए थे, सैकड़ों गांव हमने कवर कर लिए थे, कहीं झंडे, बैनर, पोस्टर सब कर दिए थे। अब पता नहीं ऐसी क्या वजह हुई है कि जो पार्टी हाईकमान ने ये टिकट बदल दिया, और ये तो कुछ पता लगेगा समय पे ही कि ये क्या कोई षड्यंत्र है या कोई दबाव है, क्यों ये बदला गया अभी ये नहीं कह सकते। नहीं, निर्णय तो हम तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे काम करने से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, आज बहुत कमजोर हुई है कांग्रेस पार्टी। से ये ललित नागर की तरफ से कहा गया है। और टिकट कटने को लेकर जब ललित नागर के समर्थक नाराज होते हुए नजर आए तो सीधे उन्होंने कहा कि मैं बचपन से कांग्रेस से जुड़ा रहा हूं, कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूं। लेकिन जो इस बार का जो निर्णय रहा है, पहले टिकट दी गई 13 तारीख को और 22 तारीख को वहां उस सीट पर बदलाव कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, ये टिकट बंटवारे के अंदर कांग्रेस पार्टी के भीतर, हालांकि कांग्रेस के भीतर की ये बातें हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे कांग्रेस और भी ज्यादा कमजोर होगी और फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस को कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं सोचते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आदरणीय मोदी जी के कारण से, आदरणीय मनोहर लाल जी की हरियाणा की सरकार के कारण से जो हवा चल रही है, जो आंधी चल रही है, जो सुनामी चल रही है, उसके कारण से पॉजिटिव वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मिलेगी। लेकिन जहां तक इनके टिकट बदलने का मामला है, इनकी अपनी पार्टी का 1 का बदले, 2 का बदले, 4 का बदले, लेकिन कम से कम जनता तो ये देख ही रही है कि बहुत से बड़े बड़े नेता पहले तो चुनाव से भाग ही रहे थे। नवीन जिंदल ने तो जवाब ही दे दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, ना करते हो वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और जिस तरह से सोनीपत में, यानी कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि मैदान में उतरे हैं तो आपके लिए तो मुश्किलें हैं ना। संजय शर्मा जी, अगर आप सोनीपत का जिक्र कर रहे हैं तो सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उतरना, ये माना जा रहा है कि रमेश कौशिक की वहां जो हालत है, लगातार जो विरोध का सामना कल भी देखने को मिला, हमने अपने सभी दर्शकों को भी दिखाया। चिचड़ाना गांव के बाद अवलाना के अंदर भी जो ग्रामीणों की तरफ से विरोध किया, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उनके विरोध की, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार उतरते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के वोटर थोड़ा ही है।
वो तो एक योजना के तहत, नहीं तो इलाके की जनता तो है ना, इलाके की जनता तो है जो वोट देगी। डॉक्टर संजय शर्मा जी, इलाके की जनता तो है ना, कम से कम वो आप उनको जनता तो मानते हैं ना इलाके की। अगर वो वोट कर रहे हैं तो उसका असर तो पड़ेगा पार्टी पर। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो रमेश कौशिक जी उनके यहाँ नहीं आए, देखिए सांसद का काम लोकसभा में रहना और लोगों की बातों को लोकसभा में उठाना और वहां से केंद्र की जो नीतियां हैं उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, मैं जरा संजय शर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेश रोड जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले आपसे रिएक्शन, ये टिकट बंटवारे के अंदर जो फरीदाबाद सीट को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हुआ क्या, जरा आप भी समझाइए दर्शकों को, और प्रदेश के जो आपके कार्यकर्ता हैं वो भी जानना चाहते हैं, फरीदाबाद की जनता, कि आखिर हुआ क्या, ये क्यों काट दी गई टिकट। देखिए, जब तक नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं हो जाता तब तक पार्टी का एक विशेषाधिकार होता है और पार्टी जिसको उचित समझे उनको नुमाइंदा बना के नॉमिनेशन पेपर फाइल से पहले एक प्रत्याशी के तौर पे नियुक्त करती है। ये आपका अधिकार है आपका, लेकिन 13 तारीख को जिस प्रत्याशी को आपने मैदान में उतार दिया, ललित नागर कह रहे हैं कि मैंने तो कई गांवों का दौरा भी कर लिया, वहां पर अपनी जमीन भी तैयार कर ली, और उसके बाद जो है 22 तारीख को आप मेरा नाम काट देते हैं और किसी और को वहां पर उतार देते हैं मैदान में। तो सवाल यही कि आप ललित नागर को कमजोर मान रहे हैं या दूसरे प्रत्याशी जिसको आपने अवतार बढ़ाना को आप। नागर जी की बात अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है कि उन्होंने टिकट की नहीं तो यानी कि कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, दौरा भी कांग्रेस पार्टी ने गलत किया इस निर्णय के साथ, कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। नहीं, पार्टी को 10 बातें और भी देखनी होती है, विनिंग कैपेबिलिटी भी देखनी होती है। आप ये चीज क्लियर कीजिए ना, पहले सुरेश रोड जी आप ये बता दीजिए कि ललित नागर का विरोध सही है या नहीं है। देखिए, ना तो ललित नागर जी विरोध कर रहे हैं, ठीक है, नहीं वो वही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है इस निर्णय के बाद, कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। ललित नागर जी भी अवतार सिंह बढ़ाना के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिला के आपने यदि आपने ललित नागर का बयान ना सुना हो, उन्होंने कहा है अपने बयान के अंदर कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय के बाद कमजोर हुई है, तो ये माने कि कांग्रेस पार्टी अब फरीदाबाद के अंदर कमजोर है। नहीं, आप ये उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा। ललित नागर जी कभी, अगर आप कहें तो हम जनता को एक बार फिर से सुना दें, आपको भी सुना दें। विधायक रहे हैं, उनके अगर उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन किया गया हो तो आप देख लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ललित नागर जी इस बात के लिए उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नहीं, वो खुद भी पूछ रहे हैं, ललित नागर खुद पूछ रहे हैं कि आला कमान पर कोई दबाव था या कोई साजिश थी, कोई षड्यंत्र था। दबाव की बात नहीं होती। हर पार्टी को अपने ये अपना, आप ये मान के चलिए कि लोगों की भावनाओं को और दूसरी हर तरीके की 10 बातों को। नहीं तो लोगों की भावना ललित नागर के साथ नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जो श्री अवतार बढ़ाना को जो टिकट दिया है तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो पार्टी के हित में है, प्रदेश की जनता के हित में। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होता है वो कोई ये नहीं है कि ऊपर से एकदम जैसे नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे नोटबंदी कर दी, कांग्रेस में ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी है, सीईसी बैठती है और विभिन्न बड़े तजुर्बेकार लोगों के निर्णय के बाद ही ऐसा होता है। तो इस पे अगर ये निर्णय हुआ है, ये प्रदेश की जनता के और कांग्रेस पार्टी के और फरीदाबाद की जो लोकसभा क्षेत्र है उन लोगों के भविष्य को देखते हुए निर्णय किया गया है। तो भविष्य मेरा सवाल यही है कि ललित नागर को जब आपने मैदान में उतारा तो क्या फरीदाबाद का भविष्य वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे? कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे थे क्या? देखिए, अगर विनिंग कैपेबिलिटी है बीजेपी को कहीं ना कहीं, अगर इस बात से मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं सुरेश रोड जी, विनिंग जो आप जो जिताऊ कैंडिडेट वाली बात कर रहे हैं, तो क्या आप ललित नागर को जिताऊ कैंडिडेट नहीं मान रहे हैं? देखिए, ये तो प्रदेश जो लोकसभा क्षेत्र की जनता है उसने तय करना है, ठीक है। यानी कि जनता ललित नागर को अपना नहीं मान रही है नेता, आपके कहने का मतलब यही है? अपना फैसला नहीं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो के आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों पर ही नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं तो उसी पर सवाल उठा रहा हूं सिर्फ। आप कह रहे हैं कि इलाके की जनता तय करेगी, तो यानी कि इलाके की जनता ने जो तय किया वो पार्टी आलाकमान ने मान लिया, और इलाके की जनता ने यदि तय किया है कि अवतार बढ़ाना को मैदान में उतारा जाए, तो क्या ललित नागर को कमजोर समझ लिया? आप मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के भविष्य को देखते हुए, उस क्षेत्र के विकास और प्रगति को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी में श्री अवतार सिंह बढ़ाना को फाइनल किया है। इसमें सबका हित है, विनिंग कैपेबिलिटी भी है, ये पार्टी के अपने मापदंड है, उनको मीडिया में हम नहीं बता सकते।
अच्छा चलिए, बार बार ये, क्योंकि ये जब सवाल ललित नागर से पूछा गया कि अब इलाके के अंदर क्या स्थिति है, क्या आपको लगता है, तो उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नाराजगी है और इस निर्णय की वजह से पार्टी कमजोर होगी। आपको लग रहा है कि फरीदाबाद की जो जनता नहीं, है वो एक आरंभिक आप इसको कह सकते हैं कि जो है वर्करों में, कार्यकर्ताओं में 10 व्यक्ति अगर कहीं पर टिकट चाहते हैं, और ये स्वाभाविक है, हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी होता है, बहुत विरोध होते हैं, बीजेपी के झंडे भी लोगों ने जलाए हैं। आप वो वीडियो भी टीवी पे दिखाइए प्लीज। नहीं, वो ललित नागर जी ने तो हम बड़े लगातार सभ्य दिखाते तरीके से बात ही कही है। उस विषय पर मत जाइए आप, ये वो हम लगातार दिखाते हैं। दोनों जो हमारे जो नेता हैं, ललित नागर जी भी दूर नहीं है, पार्टी को जिताने का काम होगा, और ये सामूहिक अप्रोच है। कांग्रेस में मैं नहीं चलता, हम चलते हैं। अच्छा, आपने एक बात कही कि जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं कर दिया जाता उससे पहले तक फेरबदल हो सकता है, तो एक सीट पर तो फेरबदल हो चुका है, तो क्या अभी और गुंजाइश है किसी और सीट पर भी? नहीं, अब हरियाणा की सभी सीटों में फाइनल एक तरह से नॉमिनेशन की जो डेट है सबकी फिक्स है। कुछ प्रत्याशियों ने आज कर दिया, कुछ कल कर देंगे। चलिए खैर ठीक है, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस एकजुट है और फरीदाबाद की सीट जीत रहे हैं। आप बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से अपने, चलिए वो जनता तय कर देगी, खैर वो जनता तय कर देगी कि कौन सीट पर जीतेगा। बहुत शुक्रिया सुरेश रोड जी अपना समय देने के लिए। लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय से लगातार सवाल यही कि क्या इसका असर इलाके की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जो अब दो गुटों के अंदर हम ये मानकर चल रहे हैं कि अलग अलग धारा में चल रही है, तो क्या उसका असर आने वाले इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा। और जब पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव ऊपर से हो या कोई ऐसा प्रभाव डाला गया हो जिसकी वजह से टिकट बंटवारे के अंदर ये बदलाव किया गया है, तो क्या चीजें हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इन सवालों से बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर आपके जरिए भी तय की जाएगी जब आप सभी लोग, फरीदाबाद की जनता वोट करेगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जननायक जनता पार्टी ने अपनी बची हुई 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी ने सोनीपत से पूर्व सीएम हुड्डा के मुकाबले में दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार बनाया। वहीं गुरुग्राम से पार्टी ने महमूद खान को टिकट दिया, जबकि कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। इसी के साथ जेजेपी ने आज अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। साथ बात करने के लिए जेजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला हैं, उनसे जानते हैं। आज आपकी तरफ से सीटों का ऐलान कर दिया गया है और सोनीपत की सीट जो है ऐलान के बाद ही पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या कहेंगे दिग्विजय चौटाला के इस ऐलान को लेकर के, और सामने जो मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा सांसद रमेश कौशिक को लेकर? देखिए, सोनीपत ही नहीं, पूरा हरियाणा आज हॉट है। आप कोई सी सीट उठाकर देख रहे हो, मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी सीट नहीं है जहां जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा कैंडिडेट उतारा हो जो आज चुनावी मैदान में मुकाबले में ना हो। और आज जरूरी है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष की भूमि, जहां वो 3 बार चुनाव लड़े, वहां पर दोबारा संगठन को और मजबूती से उठाया जाए। और उसके लिए यह निर्णय लिया कि दिग्विजय सिंह को वहां मैदान में उतारा जाए। इससे पहले कुछ जानकारी मिल रही थी कि यहाँ से गीता फोगाट जो है वो मैदान में हो सकती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस तरीके से कल ऐलान हुआ उनके नाम का, उसके बाद इस तरीके का कोई फैसला किया गया है या पहले से ही इस बात को लेकर के तैयारी थी? क्योंकि तमाम चीजों को देखते हुए, समझते हुए और तमाम वरिष्ठ साथियों से चर्चा कर फिर ये निर्णय लिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से भी ये फैसला आपको लेना पड़ा कि दिग्विजय चौटाला वहां रहे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने आप को दिग्विजय के मुकाबले में मानते हैं तो जरूर लिया है। हम तो ये मानते हैं कि हमने युवाओं को नेतृत्व देना था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे सवाल किया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चौधरी देवीलाल के सामने उन्होंने कई चुनाव लड़े, जीते। क्या अब उसका बदला लेने के लिए दिग्विजय चौटाला जो है वो इस मैदान में? राजनीति में बदले नहीं लिए जाते। हार जीत के बदले नहीं, हार जीत के बदले नहीं लिए जाते। और मैं एक चीज बोल सकता हूँ, राजनीति में बदलाव लाए जा सकते हैं। सार में भी सीट कल अनाउंस की गई है। भव्य बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। उनको किस तरीके से देखते हैं? दूसरी तरफ एक और बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह चौधरी। आइए, एक अपनी नौकरी छोड़कर आया, एक अपनी शिक्षा छोड़कर आया है। दोनों का स्वागत है। अगर मैंने काम किया है और लोगों को
और जेजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सीट से किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। जरा आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीर सोनीपत, और ये तस्वीर रमेश कौशिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके उतरने के बाद अब मैदान बेहद दिलचस्प हो चुका है। यहां मुकाबला फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी से अवतार सिंह भड़ाना को कल ही मैदान में उतारा गया, क्योंकि इससे पहले ललित नागर को टिकट दी गई थी। उसके बाद से समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात, यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प, लेकिन करनाल सीट को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जब इस सीट से आते हैं तो यहां बेहद अलग तरीके से इस सीट को देखा गया। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा गया और बाकी के जो योद्धा हैं वो भी मैदान में हैं। और हालांकि क्योंकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के जो सिटिंग एमपीज हैं उनको एक बार फिर से मौका दिया है, मैदान में एक बार फिर से उनको उतारा गया। कैप्टन अजय सिंह यादव, आप यहां क्योंकि गुड़गांव के अंदर बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने जा रहा है, और जब दोनों एक ही छत्रप से आते हैं और ये कहते हैं कि हम आगे एक दूसरे को कैसे टक्कर दें, कैसे हराएं, तो ये बड़ा यहां पर पेचीदा मामला होने जा रहा है और देखना बेहद खास होगा। तो बीजेपी के टिकट वीर कौन हैं? फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, जो कि सिटिंग एमपी रहे, उनको मैदान में उतारा गया। सिरसा से सुनीता दुग्गल, हालांकि इससे पहले जो पिछला चुनाव हुआ था 2014 का, तो जो गठबंधन था उस खेमे में ये सीट चली गई थी। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ से एक बार फिर से उन्हीं सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया गया जिससे पहले इस सीट पर रहे। अंबाला की भी बात कर लेते हैं। सोनीपत से एक बार फिर से रमेश कौशिक, क्योंकि रमेश कौशिक सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में लगातार विरोध हो रहा है रमेश कौशिक का, लेकिन विरोध के बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट दिया, भरोसा किया। हिसार की बात, बृजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, और ये अपने आप में बेहद खास है। रोहतक से अरविंद शर्मा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक इनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तो बार बार उनकी तरफ से आलाकमान से मुलाकात होती रही, कोशिश की जाती रही कि आप मैदान में उतारो। हालांकि उनकी जो नजर थी वो करनाल की तरफ थी, करनाल सोनीपत। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, ये बीजेपी की लिस्ट दिखाई, लेकिन अब आपको कांग्रेस की तस्वीर भी दिखाते हैं। कांग्रेस के टिकट वीर रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 2014 के अंदर अकेले सांसद रहे। गुरुग्राम के अंदर कैप्टन अजय यादव को मैदान में उतारा गया। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा गया। वहीं फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना, इससे पहले ललित नागर को इस सीट पर टिकट दी गई थी, लेकिन उनका टिकट काटकर इनको उतारा गया। करनाल से कुलदीप शर्मा, जिनके नाम का ऐलान कल हुआ, और सोनीपत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारा गया है। सिरसा से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया, और कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह को मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस के टिकट वीरों की ये पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट। अंबाला से कुमारी शैलजा, और इससे पहले राज्यसभा सांसद रही हैं। हिसार से भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे लगातार उनकी पैरवी करते नजर आए थे। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, दो आपको पार्टियों के चेहरे दिखा दिए, लेकिन इनेलो के कौन कौन योद्धा मैदान में हैं? गुरुग्राम से वीरेंद्र राणा, जिनकी 9 लिस्ट के बाद एक सीट रह गई थी, उसका नाम वीरेंद्र राणा जो है तय किया गया था। फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान, सिरसा से चरणजीत सिंह रोडी, जो कि इससे पहले जो है सांसद रहे इंडियन नेशनल लोकदल के। सोनीपत से सुरेंद्र छिकारा, और जरा आगे आपको जल्दी जल्दी से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र से अर्जुन चौटाला, अभय चौटाला के बेटे मैदान में हैं। करनाल से धर्मवीर पाड़ा, और साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ से बलवान सिंह को मैदान में उतारा गया है। अंबाला से रामपाल वाल्मीकि, और ये वो योद्धा हैं, ये वो चेहरे हैं जो इस बार आप उनको चुनावों के अंदर देखेंगे सीधे सीधे टक्कर लेते हुए। हिसार से सुरेश कौत, कहा जाता है कि किसान नेता हैं और इसका उस इलाके के अंदर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जरा एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। जननायक जनता पार्टी और आपके बीच जो गठबंधन हुआ, उसके तहत जो बंटवारा हुआ सीटों का, उसको जरा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। सोनीपत से दिग्विजय चौटाला, और ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब नाम का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद ही उनको मैदान में उतार दिया गया। फरीदाबाद से नवीन जयहिंद, जो कि सीट आम आदमी पार्टी के पास गई है। कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा, और जरा आगे तस्वीर दिखाते हैं करनाल की, कृष्ण अग्रवाल। भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव, और जब बार बार ये पूछा गया दुष्यंत चौटाला से कि आखिर क्यों नए चेहरों पर, तो उन्होंने कहा कि नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा हमें लगता है और नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया। गुरुग्राम से महमूद खान, ये गुरुग्राम के अंदर भी जो अलग से राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसको अलग दिशा देने के लिए यहां महमूद खान को उतारा गया। तो कितना यहां इसमें फायदा जो है आप और जजपा के गठबंधन को मिलेगा, ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही।
नमस्कार।